स्कूल में भूत की कहानी। बच्चों के लिए स्कूल उनका दूसरा घर कहलाया जाता है, घर जहां हम सेफ फील करते हैं। पर तब क्या होगा अगर हम वहां भी सेफ ना हो? ऐसा ही कुछ हुआ था 15 साल की निशा के साथ। निशा ने एक डांस कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया था और अपनी परफॉर्मेंस की प्रैक्टिस के लिए वह स्कूल खत्म होने के बाद अपने दो दोस्तों रमन और पॉल के साथ रुकी थी। डांस प्रैक्टिस करते वक्त निशा के दोस्त पॉल का बैलेंस बिगड़ गया और वह नीचे गिर गया। उसका पैर ट्विस्ट हो गया था और वह बुरी तरह दर्द से चिल्ला रहा था। स्कूल के सब टीचर्स जा चुके थे और हेल्प के लिए उन बच्चों के पास कोई भी नहीं था। तभी निशा भागकर मेडिकल रूम गई, लेकिन वहां भी तब तक ताला लग चुका था। उसी वक्त निशा को लगा कि जैसे कोई उसके पीछे से ऊपर गया है। वो उड़ी तो उसे एक परछाई ऊपर जाते दिखी। निशा को लगा कि शायद स्कूल स्टाफ में से कोई तो अभी भी स्कूल में है और इसीलिए निशा उसे रोकने के लिए उसके पीछे भागी। निशा स्कूल के 3rd फ्लोर पर आ चुकी थी। उस फ्लोर पर स्कूल स्टाफ के अलावा किसी का भी जाना मना था। निशा पहले तो वहां सीढ़ियों के पास ही खड़ी होकर आवाज लगाने लगी, पर उसे कोई जवाब नहीं मिला, इसलिए वो थोड़ी आगे गई। उसने देखा कि उस फ्लोर पर सिर्फ एक ही रूम था और उस पर भी ताला लगा हुआ था। निशा को कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो वह परछाई को अपने मन का वहम मानकर वापस जाने लगी, लेकिन तभी उसे एक अजीब सी आवाज आई। जब निशा ने पलटकर उस कमरे की तरफ देखा तो उस पर जो ताला लगा था वह टूटकर नीचे गिरा हुआ था। निशा एकदम से चौंक गई। वह उस रूम के अंदर गई। उसे दिखा एक आदमी खिड़की की तरफ मुंह करके खड़ा है। निशा ने उससे पूछा क्या वह उसके साथ चलकर पॉल की मदद करेगा, लेकिन वह आदमी में निशा को कोई रिएक्शन ही नहीं दिया। निशा को सब कुछ बहुत अजीब लग रहा था। उसने फिर से उस आदमी को पुकारा, लेकिन तभी अचानक उस कमरे का दरवाजा अपने आप बंद होने लगा। निशा ये देखकर घबरा उठी। वह दरवाजे की तरफ गई और उसे खोलने की कोशिश करने लगी, लेकिन वह दरवाजा नहीं खुला। तभी निशा को उस आदमी की हंसने की आवाज आने लगी। वह बहुत डरावने तरीके से हंस रहा था और धीरे धीरे उसकी हंसी तेज होती जा रही थी। निशा में पलटकर देखने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी और वह डर के मारे जोरों से दरवाजे पर पीटने लगी। फ्लोर पर पहुंचा जहां उन्हें निशा की चीख सुनाई दी। वे जल्दी से उस कमरे में गए और उन्होंने देखा निशा जमीन पर बैठी रो रही है और उसके आसपास कोई नहीं है। उसकी शर्ट ऊपर से थोड़ी फटी हुई थी और उसके चेहरे पर चोट के निशान थे। उसने सबको अपने साथ हुआ सारा किस्सा बताया। निशा के साथ हुए इस हादसे को सुनकर स्कूल गार्ड का चेहरा बिल्कुल पीला पड़ गया। गार्ड ने निशा और उसके दोस्तों को बताया कि कुछ साल पहले स्कूल में एक सफाई कर्मचारी काम करता था। वह थोड़ा पागल सा था और वह लड़कियों को बहुत ही गंदी नजरों से देखकर हंसता रहता था। एक बार उसने एक लड़की के साथ बदसलूकी भी की थी। उस लड़की ने जब उसकी शिकायत की तो स्कूल की प्रिंसिपल ने उसे हमेशा के लिए उसे स्कूल से निकाल दिया। उसके एक हफ्ते के अंदर उस पागल आदमी ने 3rd फ्लोर वाले स्टोरेज रूम में जाकर खुद को मार डाला। उसकी मौत का काफी दिनों तक किसी को पता ही नहीं चला था। उस आदमी की बॉडी बहुत ही डरावनी हालत में पाई गई थी और तब से उसकी आत्मा उसी कमरे में भटक रही है। इसीलिए स्कूल के 3rd फ्लोर पर किसी का भी जाना बंद है। इस इंसिडेंट के बाद निशा इतनी डिस्टर्ब हो गई कि वह कुछ दिन तक स्कूल ही नहीं गई, बल्कि कुछ ही महीनों में उसने एक नए स्कूल में एडमिशन भी ले लिया। लेकिन वह कभी भी उस आदमी की भयानक हंसी नहीं भूल पाएगी। मुक्ति चुड़ैल की हिंदी कहानी। तान्या हमेशा शैतानियां करती रहती थी। खेलकूद की शौकीन तान्या कभी इधर भागती कभी उधर भागती। बस उसे कोई पढ़ने को ना कहे
अगर किसी ने पढ़ने को कह दिया तो मानो उसकी जान ही मांग ली हो। उसे पढ़ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। तानिया चाहती थी कि वह हमेशा खेलती कूदती रहे और उसकी माँ उसे रोज शाम को पढ़ने के लिए बिठा देती थी। एक दिन तानिया अपना सबसे पसंदीदा खेल खेल रही थी। जैसे ही उसकी माँ ने उसे पढ़ने को कहा, वह बहुत ज्यादा गुस्सा हो गई। उसने सोचा कि अगर वह घर की सारी किताबें जला दे तो उसकी प्रॉब्लम हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। अगले दिन जब उसकी माँ घर पर नहीं थी, तान्या ने सारी किताबों में आग लगा दी। उस आग में एक लाल किताब भी थी। जैसे ही वह किताब जली, बिजली जोर जोर से गड़गड़ाने लगी, तेज हवाएं चलने लगी और अचानक से एक लपट बाहर निकली जो धीरे धीरे एक औरत का रूप लेने लगी। तान्या उसे देखकर बहुत ज्यादा डर गई। तभी अचानक वहाँ पर उसकी माँ आ गई और तान्या को एक थप्पड़ लगा दिया और तान्या की माँ तुरंत उसे पूजा वाले कमरे में ले गई। माँ ने तान्या को बताया कि जब वह लोग इस घर में आए थे तब कुछ लोग कहते थे कि इस घर में एक चुड़ैल का साया है। तो उन लोगों ने एक बड़े पुजारी को बुलाकर इस घर की पूजा कराई और उस पुजारी ने अपनी शक्ति से उस चुड़ैल के साए को इस किताब के अंदर कैद कर दिया और बोला कि कभी भी इस किताब को कोई हाथ ना लगाए और अगर गलती से किसी ने इसे आग में डाल दिया तो यह चुड़ैल वापस आजाद हो जाएगी। तान्या यह बात सुनकर डर गई और बोली, माँ अब क्या करें? तब माँ ने बोला, पुजारी जी ने उन्हें एक पवित्र जल दिया था कि अगर यह चुड़ैल कभी गलती से बाहर आ भी जाए तो इस जल को छिड़ककर उस चुड़ैल को फिर से कैद किया जा सकता है। पर अब मुश्किल यह थी कि यह जल छिड़का कैसे जाए, क्योंकि वह चुड़ैल काफी गुस्से में थी, क्योंकि उसे इतने लंबे समय तक के लिए इस किताब में बंद कर दिया था। तभी अचानक वहाँ रोते बिलखते दो छोटे छोटे बच्चे आ गए और वह चुड़ैल उन बच्चों के पास शांति से खड़ी थी। माँ धीरे से कमरे से बाहर आई और उस चुड़ैल से बात करने की कोशिश करने लगी। जैसे उस चुड़ैल ने माँ को देखा, वह चुड़ैल माँ पर हमला करने के लिए भागी। माँ के हाथ में वह पवित्र जल था। उस जल को देखकर चुड़ैल डर गई और वहीं रुक गई और बोली, मेरे पर यह जल मत डालो, मेरे बच्चे फिर अकेले हो जाएंगे। माँ ने उस चुड़ैल को बड़े ध्यान से देखा और पूछा कि तुम्हारे साथ क्या हुआ था? चुड़ैल बोली, मेरे पति ने मुझे वही जिंदा जला दिया था और मेरे बच्चे भूखे बिलखते रह गए और ऐसे ही उन्होंने भी दम तोड़ दिया। बस अंतर इतना रहा कि मैं तो चुड़ैल बन गई और मेरे बच्चे भूत बन गए। तब से हम यहीं रहते थे, पर 10 साल पहले तुम आए और तुमने मुझे इस किताब में कैद कर दिया। आज मैं वापस आजाद हुई हूँ। मैं अपने बच्चों को वापस अकेले नहीं छोड़ना चाहती हूँ। माँ सोचने लगी कि अगर यह चुड़ैल ऐसे ही रही और लोगों को नुकसान पहुँचाएगी। तभी चुड़ैल बोली कि तुम हम पर जल मत डालो, हमें मुक्ति दिला दो। माँ ने पूछा कि मैं तुम्हें मुक्ति कैसे दिला सकती हूँ? चुड़ैल बोली कि तुम इस घर के पीछे वाले नीम के पेड़ के नीचे एक हवन कराओ और मेरे बच्चों की आत्मा की मुक्ति के लिए प्रार्थना करो। माँ ने पूछा कि उस पेड़ के नीचे क्यों? चुड़ैल बोली कि मेरे पति ने मुझे यहीं जलाया था और अगर कोई उस पेड़ के नीचे हवन करता है और मेरे बच्चों की मुक्ति की प्रार्थना करता है तो हमें मुक्ति मिल सकती है। अगले दिन तान्या की माँ ने वहाँ पर एक छोटा सा हवन कराया, जिसमें उन लोगों ने उस चुड़ैल और उसके बच्चों की मुक्ति के लिए प्रार्थना करी। इससे उस चुड़ैल और उसके बच्चों को मुक्ति मिल गई और वह हमेशा के लिए वहाँ से चले गए। और तान्या को भी यह बात समझ आ गई कि हमें ऐसे सारी किताबें नहीं जलानी चाहिए और हमें पढ़ना भी चाहिए, जिससे हम अच्छे और समझदार इंसान बन सके। कोई इंसान जन्म से बुरा नहीं होता, हालात उसे बुरा बना देते हैं।
उसे अपने आप को सुधारने का मौका देना चाहिए। रेल में सफर कर रहे व्यक्ति के साथ घटी एक डरावनी घटना। विशाल नामक 40 वर्षीय व्यक्ति 7 माह के बाद अपने भरे पूरे परिवार में लौट रहा था। विशाल शहर से बाहर नौकरी करता था। 7 महीने का अपना पूरा पैसा इकट्ठा करके वह अपने घर लौट रहा था। उसके परिवार में उसकी पत्नी थी और 2 बच्चे। विशाल रेलगाड़ी से अपने घर का सफर तय कर रहा था। रात काफी हो चुकी थी। ट्रेन में सवार सभी लोग अपनी अपनी बर्थ पर सो रहे थे, मगर विशाल की आंखों में नाममात्र को नींद नहीं थी। इसका सबसे बड़ा कारण उसे घर जाने की खुशी थी। घर जाने की खुशी में विशाल को नींद नहीं आ रही थी। विशाल के अलावा एक व्यक्ति ऐसा और भी था जो सोया नहीं था। उसकी बर्थ के सामने वाली बर्थ पर ही वह व्यक्ति बैठा था। अपने सामने चुपचाप बैठे व्यक्ति को विशाल ने देखा तो जाना कि वह ड्रैकुला की कहानी पढ़ रहा था। विशाल को लगा कि उसके सामने जो व्यक्ति बैठा है वह किताब पढ़ने के माध्यम से अपना वक्त बिता रहा है। शायद उसे भी नींद नहीं आ रही है। विशाल को लगा कि वह क्यों न अपने सामने बैठे व्यक्ति से बातचीत करने में अपना समय गुजारे। इसी इरादे के साथ विशाल ने उसे पुकारा, भाई साहब। किताब पढ़ रहे व्यक्ति ने उसकी आवाज को अनसुना सा करके उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। भाई साहब। दूसरी आवाज पर उसने किताब नीचे करके विशाल को सपाट दृष्टि से देखा। उसके चेहरे पर भी सपाट भाव ही थे। इस बार विशाल तनिक संकोच के साथ बोला, मैंने आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया? नहीं, सामने बैठा व्यक्ति सपाट स्वर में बोला। विशाल मुस्कुराकर उससे बातों का सिलसिला जारी रखते हुए बोला, आपका नाम क्या है? सूर्य प्रताप, वह बोला। ओ, विशाल ने हलक से सांस छोड़ते हुए कहा, क्या आप भी अपने घर जा रहे हैं? नहीं, सूर्य प्रताप ने पूर्ववत स्वर में कहा। तो फिर आप अपने घर से कहीं और जा रहे हैं? विशाल ने मुस्कुराते हुए सामान्य स्वर में कहा। प्रताप ने उसे इस नजर से देखा मानो वह कुछ ना कहना चाहता हो। विशाल चेहरे से ऐसा प्रकट करने लगा मानो बराबर संकोच कर रहा हो। फिर बोला, मैं आज 7 महीने बाद अपने घर वापस लौट रहा हूँ। अपने परिवार से मिलने की खुशी में मुझे नींद नहीं आ रही है, इसलिए मैंने सोचा थोड़ा आपसे बात ही कर लूं। प्रताप कुछ ना बोला। वह उसकी बात पर सिर को इस तरह जुम्बिश देकर रह गया मानो उसकी बात पर सहमति जता रहा हो। प्रताप के हाव भाव से साफ जाहिर था कि वह बात करने के मूड में बिल्कुल नहीं था। वह निरंतर जता रहा था कि जैसे उसे इस समय बात करना बिल्कुल अच्छा न लग रहा। मगर आज तो जैसे विशाल चुप रहने के मूड में बिल्कुल नहीं था। वह बातों को बढ़ावा देते हुए बोला, भाई साहब, क्या आप भूत प्रेतों पर विश्वास करते हैं? हाँ, प्रताप अपने छोटे से उत्तर में बात को पूरा किया। मगर कैसे? विशाल बोला, क्या आपने कभी किसी भूत या प्रेत को अपनी आंखों से देखा है? उसके प्रश्न पर प्रताप ने चंद लम्हों तक उसे ध्यान पूर्वक इस तरह देखा मानो उससे बहुत कुछ कहना चाहता हो, मगर ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। कुछ कहने के स्थान पर प्रताप ने किताब अपने चेहरे के सामने की और उसे पढ़ने लगा। विशाल ऐसा देख उलझ गया। उसकी समझ में नहीं आया कि प्रताप ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं देकर अपना चेहरा किताब में क्यों छुपा लिया। इस बार विशाल ने भरपूर संकोच भरे स्वर में कहा, आपने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया भाई साहब। जवाब के रूप में प्रताप ने अपने चेहरे के आगे लगी किताब हटाई तो उसका बहुत ही भयंकर चेहरा विशाल के सामने आ गया। प्रताप का चेहरा इतना डरावना हो चला था कि यदि कोई मानव उस चेहरे को देखकर अपने प्राण भी गंवा बैठता तो हैरानी की बात नहीं थी। उसका डरावना चेहरा देखते ही विशाल की आंखों में मानो दुनिया भर का खौफ सिमट आया था। उसके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी थी।
विशाल की दोनों हथेलियां बर्थ से इस तरह सट गई थी, मानो उनके सहारे से वह उठकर खड़ा होना चाहता हो। उसकी पीठ पिछले भाग से सट गई थी। हद यह थी उसके खौफजदा रह जाने की कि वह सांस लेने में भी डर रहा था, या फिर यह कहा जाए कि सांसें खुद ही बाहर आते हुए भयभीत थी। यहाँ तक कि उसकी आवाज भी नहीं निकल पा रही थी। विशाल जान गया था कि उसके सामने मौजूद प्रताप कोई मनुष्य नहीं बल्कि एक भूत है। विशाल बेबस रहकर अपने स्थान पर शिवाय बैठे रहने के कुछ ना कर सका। उसके सामने बैठा डरावना चेहरे व लंबे लंबे दांत वाला भूत ठहाके लगाकर बोला, अब तुम्हें विश्वास हो चला होगा कि आज के समय में भी भूत प्रेत जैसी चीजें मौजूद हैं। क्या तुम सचमुच भूत हो? विशाल ने भय से परिपूर्ण स्वर में पूछा। अब भी तुझे यकीन नहीं आया मूर्ख? कोई बात नहीं, मैं जब तेरा खून पीऊंगा तब तुझे यकीन आ जाएगा। नहीं नहीं, मुझे मत मारो। मेरे 2 बच्चे और मेरी पत्नी घर पर मेरे आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं, और अगर मैं मर गया तो उनका सहारा छिन जाएगा। मुझे जाने दो। कहते हुए विशाल अपने स्थान से सरकने लगा। वह भूत उसे देखकर मुस्कुराता रहा। विशाल भागने के चक्कर में अपने स्थान से फुर्ती के साथ उठा और दौड़ पड़ा। उसी समय भूत ने अपने स्थान पर बैठे रहकर ही दाहिना हाथ उठाया। उसका हाथ लंबा हो गया। वहीं बैठे रहकर उसने भाग रहे विशाल की गर्दन पकड़ ली और उसे अपनी तरफ घसीट लिया। विशाल चिल्लाया, बचाओ बचाओ। उसकी पुकार सुन रेल में सवार सभी यात्री उसके पास चले आए। विशाल ने देखा कि उसके पास आए सभी यात्रियों के चेहरे भी बहुत डरावने हो चले हैं। अब उसे यह समझने में ज्यादा वक्त न लगाकर ट्रेन में सवार सभी यात्री भूत हैं। पूरी रेलगाड़ी भूतों से भरी थी। आहिस्ता आहिस्ता विशाल को चारों ओर से भूतों ने घेर लिया। इस चक्रव्यूह में फंसने के बाद विशाल का हार्ट अटैक हो गया। इसी के साथ सारे भूत विशाल का खून पीने के साथ साथ उसकी बोटी बोटी तक नोच कर खा गए। प्लीज मुझे मत मारो, आखिर मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? प्लीज मुझे मत मारो, आखिर मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? और एक मासूम की चीख घर की 4 दीवारी में घुट के रह जाती है और ये खबर अखबार की सुर्खियों में छप जाती है और घड़ घड़ करती प्रिंटिंग प्रेस की मशीन बंद हो जाती है। इसी के साथ कैमरा जूम आउट होता हुआ पूर्णमासी की रात में आसमान के बादलों को चीरता हुआ कहीं खो जाता है। कट टू कैमरा प्रेस की दीवार पर लगी घड़ी पर फोकस डालता है। रात के 3 बज चुके हैं। तभी साथी पार्टनर आवाज लगाता है, छुट्टी का टाइम हो गया। शिंदे क्या सारी रात यहीं पर मगजमारी करेगा? जा घर में बीवी बच्चे राह देख रहे होंगे। शिंदे साथी की आवाज सुनकर हंस देता है और पेपर की डिलीवरी के लिए पैकिंग करने में लग जाता है। साथी बोलता है, ये लड़के लोग का काम है रे शिंदे, तू अभी नया नया मुंबई में आया है, न शुरू से इतनी चम्मचगिरी नहीं करने का। जो जिसका काम है उसको करने दे, अपन को अपना काम करने का और निकलने का। और यही बोलते बोलते शिंदे अपने साथी दोस्त के साथ प्रेस से बाहर निकल जाता है। शिंदे अभी मुंबई में नया नया है और आर्थिक स्थिति भी अच्छी नहीं है। 3 बच्चे हैं। बेचारे के बड़ी बेटी का नाम मुनिया है जो कि 14 साल की है। बाकी 2 लड़के हैं, एक 12 साल का सुदीप, एक 3 साल का छोटू। प्लीज मुझे मत मारो, आखिर मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? और एक मासूम की चीख घर की 4 दीवारी में घुट के रह जाती है और ये खबर अखबार की सुर्खियों में छप जाती है और घड़ घड़ करती प्रिंटिंग प्रेस की मशीन बंद हो जाती है।
इसी के साथ कैमरा जूम आउट होता हुआ पूर्णमासी की रात में आसमान के बादलों को चीरता हुआ कहीं खो जाता है। कट टू कैमरा प्रेस की दीवार पर लगी घड़ी पर फोकस डालता है। रात के 3 बज चुके हैं। तभी साथी पार्टनर आवाज लगाता है, छुट्टी का टाइम हो गया। शिंदे क्या सारी रात यहीं पर मगजमारी करेगा? जा घर में बीवी बच्चे राह देख रहे होंगे। शिंदे साथी की आवाज सुनकर हंस देता है और पेपर की डिलीवरी के लिए पैकिंग करने में लग जाता है। साथी बोलता है, ये लड़के लोग का काम है रे शिंदे, तू अभी नया मुंबई में आया है न, शुरू से इतनी चम्मचगिरी नहीं करने का। जो जिसका काम है उसको करने दे, अपन को अपना काम करने का और निकलने का। और यही बोलते बोलते शिंदे अपने साथी दोस्त के साथ प्रेस से बाहर निकल जाता है। शिंदे अभी मुंबई में नया है और आर्थिक स्थिति भी अच्छी नहीं है। 3 बच्चे हैं। बेचारे के बड़ी बेटी का नाम मुनिया है जो कि 14 साल की है। बाकी 2 लड़के हैं, एक 12 साल का सुदीप, एक 3 साल का छोटू। पैसों की कमी के चलते शिंदे अपने परिवार के लिए बोरीवली में फ्लैट नहीं ले पाया था और उसे दहिसर के स्लम एरिया में एक घर किराए से कम दाम में मिल गया था। सब कहते थे उसमें भूत है, मगर शिंदे पढ़ा लिखा था, उसे भूत प्रेत में विश्वास नहीं था। घर बड़ा नहीं था, बस 2 कमरे थे, उसी में खाना पीना रहना सोना सब हो जाता था। कुल मिलाकर एक परिवार के रहने के लिए पर्याप्त था। बस प्रॉब्लम एक थी, वह ये कि बरसात के दिनों में घर की छत से पानी टपकता था। शिंदे और शिंदे की पत्नी के लिए बेहद समस्या थी, जिसके चलते कई रात दोनों का जागकर काटनी पड़ती थी और बच्चों के लिए छत से पानी का टपकना मनोरंजन का पर्याय बन चुका था। जहां भी पानी टपकता बच्चे फौरन पतीला लेकर भरने के लिए पहुंच जाते। किसी तरह दिन काट रहे थे। एक दिन बच्चे घर में अकेले थे। अचानक गैस चूल्हा अपने आप जलने लग जाता है। मुनिया डर जाती है, मगर सुदीप को मजा आता है। वो छोटू के साथ बैठकर हंसने लगता है। तभी शिंदे की पत्नी बाजार से आ जाती है। वो गैस चूल्हा जलता हुआ देखकर मुनिया को डांट लगाती है और कहती है, तू तो बड़ी है न, गैस चालू करके बैठी है, देखती नहीं है घर का खर्चा कितनी मुश्किल से चलता है। मुनिया कहती, आई मैंने कुछ नहीं किया, गैस अपने आप चालू हो गई थी। तभी शिंदे की पत्नी एक झापड़ मुनिया के गाल में जड़ देती है और कहती है, एक तो गलती करती है, ऊपर से बहस भी करती है। मार पड़ते ही मुनिया चुपचाप सिसक कर रोने लगती है और एक कोने में दुबक जाती है। इसके बाद शिंदे की पत्नी दूसरे कमरे में काम में लग जाती है। तभी बाजू वाले कमरे से सुदीप के हंसने की आवाज सुनाई देती है। वो आकर देखती है, मगर ये क्या, गैस फिर जलने लगती है। मुनिया कोने में बैठी अभी भी रो रही थी। सुदीप छोटू को खिलाता हुआ हंस रहा है। शिंदे की पत्नी दौड़कर गैस चूल्हे की बटन बंद करती है और मुनिया को कहती है, तुझे शर्म नहीं आती? इतनी पिटाई के बाद भी तूने गैस चालू कर दी। सुदीप बोलता है, दीदी ने कुछ नहीं किया है, चूल्हा रोज अपने आप जलता है और हमें मजा आती है। बच्चों की बात सुनकर शिंदे की पत्नी हैरान रह जाती है। इस घटना का जिक्र वो अपने पति से करती है और कहती है, सुनते हो जी, मुनिया के पापा घर में भूत है, आज गैस चूल्हा अपने आप चालू हो गया था। शिंदे कहता है, कोई भूत न है, सब मन का वहम है, और बत्तियां बुझाकर सबको सुला देता है। अभी शिंदे की आंख भी ढंग से लगी न थी। उसे ऐसा लगता है कोई शख्स उसके बाजू के लेटा हुआ है। वो पीछे की तरफ देखता है, मगर कोई नहीं दिखता है। वो एक बार सीधा लेट जाता है। तभी उसे ऐसा लगता है जैसे कोई उसकी गर्दन दबा रहा है। वो उठकर बैठ जाता है। बच्चे और पत्नी को सही सलामत देखकर शिंदे चैन की सांस लेता है।
मटके से पानी निकालकर पीता है। तभी बाजू वाले कमरे से बर्तनों के खड़खड़ाने की आवाज सुनाई देती है। ऐसा लगता है जैसे कोई खाना बना रहा हो। वो दौड़कर लाइट ऑन करता है। जूठे बर्तन पर चूहों ने धमाचौकड़ी मचा रखी थी। वो बच्चों को घर के अंदर लेकर जाते हैं। शिंदे की पत्नी नीचे बिस्तर पर सो रही थी। माँ को बिस्तर पर लेटा देखकर बच्चों की जान में जान आती है। वो एक बार फिर माँ के बाजू में जाकर सो जाते हैं। और जब सुबह शिंदे से बच्चों की मुलाकात होती है, तब सब बारी बारी से बताते हैं, बापू कल रात आई रैक पर सोई थी। शिंदे बच्चों की बात सुनकर हंस देता है और कहता है, हाँ तेरी माँ बंदरिया है, कहीं भी चढ़ सकती है। सुदीप हंसता हुआ कहता है, सच्ची बापू? शिंदे कहता है, हाँ पगले क्यों नहीं। शाम का वक्त प्रेस की आज छुट्टी है, इसलिए शिंदे भी आज अपने परिवार के साथ खाना खाने बैठता है। थोड़ी देर में शिंदे की पत्नी खाना परोसना शुरू करती है। जितने बर्तन खाली होते हैं, सब एक एक करके, पहले पतीला, फिर कुकर, फिर कढ़ाई, फिर तवा, सब हवा में उड़ने लगते हैं। बर्तनों को हवा में उड़ता हुआ देख शिंदे भी डर जाता है। तभी अंदर के कमरे से किसी औरत के चीखने की भयानक आवाजें आने लगती हैं। शिंदे बीवी बच्चों समेत घर से बाहर निकल जाता है और अपने पड़ोसियों को घटना से अवगत करवाता है और मदद की गुहार लगाता है। एक पड़ोसी बताता है, शिंदे साहब आप इस मकान में रह रहे हो ना, ये मकान भुता है, इसलिए ये तुम्हें इतने कम दाम में मिल गया। हम लोग बहुत पहले से हैं। मोहल्ले में 10 साल से मकान खाली था। इसके पहले भी जितने लोग आए न, सबके सब मर गए या तो पागल होकर के भाग गए। तुम पर देवा की कृपा है जो तुम अभी तक जिंदा हो। शिंदे कहता है, तो अब क्या करूं मैं? पड़ोसी बोलता है, भूरा तांत्रिक है, वो भूत प्रेत भगाता है। शिंदे भूत प्रेत जैसी बातों पर विश्वास नहीं करता है, मगर हाल ही में हुई अप्रिय घटनाओं ने उसकी अंतरात्मा को झकझोर के रख दिया है और न चाहकर भी उसे भूरा तांत्रिक के पास जाना पड़ जाता है। भूरा तांत्रिक अनुष्ठान में प्रयुक्त होने वाली तमाम सामग्री की लिस्ट शिंदे को थमा देता है, जिसे शिंदे बाजार से खरीद कर रख लेता है। दूसरे दिन भूरा तांत्रिक अपने ताल तंबूरे के साथ घटना स्थल पर पहुंच जाता है और तंत्र मंत्र का सारा झाम झकड़ा फैला के बैठ जाता है। सभी को आदेश देता है कि आप सब घर के बाहर चले जाएं। सभी घर के बाहर चले जाते हैं। इसी के साथ भूरा तांत्रिक घर की कुंडी अंदर से बंद कर लेता है और तंत्र साधना में लग जाता है। लगभग 5 मिनट के बाद भूरा तांत्रिक घर का दरवाजा खोलता है। उसकी हालत देखकर ऐसा लगता है कि भीड़ के झुंड ने उसकी लात घूंसों से बेदम पिटाई की है। भूरा तांत्रिक अपना सामान समेटता हुआ भागता है। सभी उसको रोकने की नाकामयाब कोशिश करते हैं और पूछते हैं, तांत्रिक बाबा हुआ क्या, क्यों यूं दुम दबाकर भागे जा रहे हो? वो कुछ बोल पाने की स्थिति में नहीं था। सभी उसके पीछे लग जाते हैं और आखिरकार जाकर वो अपनी कुटिया में रुक जाता है। एक लोटा ठंडा पानी पीने के बाद बताता है, तुम्हारे घर में बहुत बड़ा भूत है, जिसे भगा पाना मेरे बस की बात नहीं है। मैं तो बच गया, तुम भी उस घर से फौरन निकल जाओ वरना जान से मारे जाओगे। और हाँ, ये लो तुम्हारे खर्चे का पैसा। मुझे ऐसी कमाई नहीं चाहिए जिसमें जान का खतरा हो। भूरा तांत्रिक की प्रतिक्रिया देखकर शिंदे डर जाता है। तभी शिंदे का दोस्त ढाढ़स बंधाते हुए कहता है, तू चिंता मत कर मेरे भाई, मेरी नासिक के एक बड़े तांत्रिक से जान पहचान है। फिल्म इंडस्ट्री के जितने बड़े बड़े दिग्गज प्रोड्यूसर डायरेक्टर हैं, सब चेले हैं उसके। सभी की फिल्मों का मुहूर्त, रिलीजिंग डेट का निर्धारण वही करते हैं।
शिंदे कहता है, यार तुझे पता है मेरे पास इतने पैसे नहीं है। शिंदे का दोस्त बोलता है, तू पैसे की टेंशन न ले, अपने प्रेस का जो मालिक है न तावड़े वो भी उसी का चेला है। और मसान बाबा की कृपा के बिना प्रिंटिंग प्रेस तो क्या एक अखबार नहीं बिकेगा मुंबई में। तू चल मेरे साथ कल नासिक, मसान बाबा को अपन बताएगा तेरी प्रॉब्लम के बारे में। वो पैसे को ज्यादा तवज्जो नहीं देता है, वो कस्टमर और केस देखकर बात करता है। तू परेशान मत हो, अपन है न तेरे साथ। दूसरे ही दिन शिंदे अपने मित्र के साथ नासिक के लिए रवाना हो जाता है और मसान बाबा को अपनी परेशानी से अवगत करवाता है। शिंदे की समस्या सुनकर मसान बाबा कहते हैं, जा बच्चा, बाबा तेरा काम फ्री में करेगा। ये भूत को भगाना बाबा के अस्तित्व की बात बन गई है। अब या तो भूत नहीं या तो बाबा मसान नहीं। और दूसरे ही दिन बाबा अपने चेलों के साथ मुंबई के लिए रवाना हो जाता है और शिंदे के घर में डेरा डाल देता है और तंत्र साधना में लग जाता है। रात का वक्त आता है। काफी मशक्कत के बाद मसान बाबा भूतों को वश में करता है और शिंदे और उसकी पत्नी को घर के अंदर बुलवाता है और वश में किए भूतों से बात करता है। एक चुड़ैल बोलती है, मुझे जिंदा जला दिया गया था, इस घर में मेरा कोई कसूर नहीं था। मेरे सास ससुर दहेज की मांग कर रहे थे मेरे माँ बाप से। मेरे परिवार वालों के पास इतने पैसे नहीं थे कि और दहेज दे सके, जिसके चलते मेरे सास ससुर और पति ने मुझ पर घास लेट डालकर आग लगा दी और मैं मर गई। एक भूत बोलता है, मुझे मजबूर किया था मेरे बॉस ने मरने के लिए, उसके मेरी पत्नी के साथ नाजायज संबंध थे। वो रौबदार था, पैसे की वजह से पत्नी भी मुझसे बेवफाई कर रही थी। मैं मजबूर था, क्या करता, मुझे मरना पड़ गया। इन भूतों में एक बच्ची भी थी जिसे उसके लड़की होने की वजह से मार डाला गया था। सभी की कहानियां दर्द भरी थी। सभी भूतों की दास्तान सुनने के बाद मसान बाबा कहते हैं, तुम सबको इस घर से जाना पड़ेगा, खाली कर दो तुम सबके सब इस घर को। सभी भूत पहले हंसते हैं, फिर बिना कोई जवाब दिए वहां से भाग जाते हैं। मसान बाबा कहते हैं, शिंदे तुम परेशान मत हो, अगली पूर्णमासी की रात में इन सब की स्थायी व्यवस्था कर दूंगा, क्योंकि पूर्णमासी की रात भूत प्रेत सब अपने शबाब में रहते हैं और तांत्रिक शक्तियां भी ताकतवर रहती है, जिससे भूत प्रेत को वश में करना भी आसान हो जाता है। इतना कहकर मसान बाबा वापस नासिक के लिए रवाना हो जाता है। मसान बाबा के जान के बाद शिंदे की वही पुरानी दिनचर्या शुरू हो जाती है। रात का वक्त है, तकरीबन 3 बज चुके हैं। शिंदे अपने साइकिल से घर की तरफ लौट रहा था। अभी उसने दहिसर चेक नाका क्रॉस ही किया था कि पीछे से एक महिला की आवाज सुनाई देती है और स्ट्रीट लाइट्स जलने बुझने लगती है और वो शिंदे से पूछती है, खैनी है तेरे पास? शिंदे कुछ नहीं बोलता है और साइकिल की रफ्तार तेज कर आगे बढ़ जाता है। दूसरी रात भी शिंदे प्रेस से लौट रहा था तब ठीक उसी जगह वही बूढ़ी औरत फिर से मिलती है। वो आज फिर शिंदे से खैनी मांगती है। आज फिर शिंदे अपनी साइकिल की रफ्तार तेज कर देता है और वहां से चला जाता है। उसे लगता है कोई पागल बुढ़िया है जो कि हर आने जाने वाले से खैनी मांगती फिरती है। इसी तरह रोज का क्रम बन जाता है। दिन गुजरने लगते हैं और आखिर पूर्णमासी की रात भी आ जाती है। मसान बाबा आज पूरे साज सामान के साथ शिंदे के घर पहुंच जाते हैं। घर को चारों तरफ से मंत्रोच्चारण द्वारा शुद्ध किए गए चांदी के तार से बांध दिया जाता है और देर रात के यज्ञ अनुष्ठान के बाद मसान बाबा भूतों को वश में करके वही दफना देते हैं।
और शिंदे को कहते हैं, अब भूतों से डरने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने इन्हें मंत्रों की शक्ति से बांध दिया है। अब आप आराम से इस घर में रह सकते हो। शिंदे मसान बाबा के चरणों में नतमस्तक हो जाता है। मसान बाबा उसे उठाते हैं और मुस्कुराते हुए वहां से चले जाते हैं। दूसरे दिन शिंदे आराम से ऑफिस जाता है और अपना काम खत्म करके जब रात के 3 बजे वापस लौट रहा होता है, तब वही दहिसर चेक नाका के पास एक बुढ़िया जर्जर हालत में मिलती है। शिंदे समझ जाता है ये फिर खैनी मांगेगी। बुढ़िया फिर खैनी मांगती है। शिंदे कुछ जवाब नहीं देता है और साइकिल की रफ्तार तेज कर देता है। तभी अचानक से बुढ़िया साइकिल के बाजू में आ जाती है। वो हवा में उड़ रही होती है, उसके पाँव के पंजे पीछे की तरफ मुड़े होते हैं। शिंदे डर जाता है। बुढ़िया एक ही झटके में शिंदे को साइकिल समेत उठाकर दूर फेंक देती है। शिंदे की साइकिल आसमान में 20 फीट तक उछल जाती है। बुढ़िया भारी आवाज में शिंदे से कहती है, मुझे मेरे घर से निकालेगा तू? तेरे बाप का घर नहीं है। कोई मेरे होते हुए मेरे घर पर कब्जा नहीं कर सकता, मालकिन हूँ मैं। और इतना कहकर काले धुएं के साथ आसमां में गायब हो जाती है। शिंदे हड़बड़ाहट में साइकिल उठाता है और सीधा घर की तरफ प्रस्थान कर जाता है और घर पहुंचते ही बीवी को कहता है, सामान बांध, मुझे अब एक पल नहीं रहना इस घर में। और अपना सामान बांध कर रात में ही घर खाली कर देता है और वही प्रेस के पास बोरीवली में शिफ्ट हो जाता है। बाद में लोगों से पता चलता है, जिस घर में शिंदे अपने परिवार के साथ रहता था, वो घर मिस्टर मखीजा का बंगलो हुआ करता था। मिस्टर और मिसेज मखीजा की मौत के बाद से लगभग 20 साल से खाली पड़ा था और धीरे धीरे स्लम एरिया से घिरता चला गया। भूतिया होने के कारण कोई किराए से नहीं लेता था, जो लेता था वो या तो आत्महत्या कर लेता था या फिर भूत के डर से पागल हो जाता था। बहुत पहले उस घर में एक नवविवाहित युवती को दहेज के लालच में सास, ससुर और पति के द्वारा मिट्टी तेल डालकर जिंदा जला दिया गया था। इसके बाद बोरीवली से छपने वाले न्यूज़पेपर में उसे आत्महत्या का रूप देकर छापा गया था, क्योंकि प्रेस का मालिक नवविवाहिता के ससुर का दोस्त था और खबर को गलत छापने के लिए पैसे खा लिया था। कहते उस घटना के बाद घर बहुत दिनों तक बंद था और जब खुला तो उसमें एक स्ट्रगलर रहने आया, जो कि कुछ दिनों में है पागल हो गया था और उसी घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर लिया था। इसके बाद जो भी रहने आया भी या तो खुद मर गए या तो मार दिए गए।